एक और नया कहानी, दिवाली में चोरी। यह कहानी शुरू होता है चंपापुर नाम के गांव से। उस गांव में एक दिन बहुत ही खतरनाक चोर आता है। लगता है इस गांव में बहुत ही धनी लोग रहते हैं। यहाँ पर चोरी करने में मजा आएगा। उसने एक नकली दाढ़ी लगाया और गरीब होने का नाटक करके उस गांव के अंदर घुस गया। बहुत देर तक चलने के बाद वह एक घर पे गया और एक आदमी को उसने वहां पर खड़ा देखा और उसके पास जाकर कहने लगा, मुझे कुछ पैसे दे दो प्लीज़, मुझे कुछ पैसे दे दो, बहुत दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, प्लीज़। ऐसा कहकर गिड़गिड़ाने लगा। तभी वह आदमी कहने लगा, देख तू तो मुझसे भी ज़्यादा हट्टा कट्टा लगता है। ज़रूर तू नाटक कर रहा है। कोई काम धंधा कर और पैसे कमा, ठीक है, निकल यहाँ से। लेकिन उस चोर की नज़र जीप पे थी और उसको वह चोरी करना चाहता था। उस समय तो वह वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कुछ देर बाद घर के पीछे से आके उस नए जीप को देखने लगता है और कहने लगता है, इस जीप को तो मैं चुरा के ही रहूँगा। आज रात का चोरी करने का प्लान बनाता हूँ। तभी उस जीप का मालिक पीछे से आ जाता है। चल निकल यहाँ से, क्या कर रहा है यहाँ पर तू, भाग यहाँ से जल्दी। फिर वह किसी तरह अपना जान बचा के वहां से भाग जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वह उस नए जीप को चोरी कर ही लेता है और रात के समय उस जीप को लेकर वहां से भाग जाता है। वह सभी चोरी किए हुए सामान को लेकर एक जंगल में जाता था और वहां पर टूटे फूटे घरों के पास उसको छुपा के रख देता था। इस तरह उसने उस गांव में बहुत दिन तक चोरियां की और सारे गाड़ियों को वहां पर छुपा कर रख दिया और सोचने लगा, ज़्यादा दिन तक इन गाड़ियों को मैं बाहर नहीं रख सकता, मुझे कुछ और उपाय करना चाहिए। उसी समय उसको एक बिल से सांप बाहर निकलता हुआ दिखा। वह सोचने लगा, हाँ अब मुझको भी सांप बनना पड़ेगा। मैं भी खुदाई करता हूँ और इन सभी गाड़ियों को ज़मीन के नीचे छुपा देता हूँ, किसी को पता नहीं लगेगा। फिर वह खुदाई शुरू कर देता है और बहुत बड़ा गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। उसके बाद एक एक करके सभी गाड़ियों को उस गड्ढे के अंदर छुपाना शुरू कर देता है। ज़मीन के नीचे उसने बहुत बड़ा गड्ढा खोद रखा था और उसमें गाड़ियों को रखने का बहुत जगह था। वह फिर नई चोरियां करने के लिए एक नए गांव में घुस गया और वहां पर जाके सभी कीमती चीज़ों को देखने लगा। उसी गांव में एक टिंकू नाम का लड़का रहता था और उसके पिताजी जेसीबी चलाया करते थे। वह भिखारी उनके घर भी आ जाता है और टिंकू और उसके माता को वहां पर खड़ा देखकर उनके पास जाता है। देखो बहुत दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दो प्लीज़ प्लीज़, कुछ पैसे दे दो मुझे। ऐसा वह कहकर गिड़गिड़ाने लगा। तभी टिंकू बोलता है, आपने उसको पैसे क्यों दिए, वह तो बहुत हट्टा कट्टा लग रहा था, मुझे तो वह गरीब नहीं लगता है, कोई ढोंगी लगता है। उसी दिन रात को उस चोर ने टिंकू के घर से वह जेसीबी भी चुरा लिया और उसको लेकर जंगल के अंदर चला गया और बाकी गाड़ियों के साथ रख दिया। फिर कुछ दिनों में बहुत सारी गाड़ियां होने के बाद उसने सभी को ज़मीन के अंदर ले जाना शुरू कर दिया और एक एक करके सबको ज़मीन के अंदर छुपा कर रख दिया। और उसने सुरंग को ऊपर से घास से ढक दिया ताकि लोगों को पता ना लगे कि यहाँ पर कोई सुरंग है। इस तरह उसने जगह जगह पतले पतले सुरंग बनाए ताकि वह आसानी से कहीं से भी निकलकर बाहर आ जाए। उधर जेसीबी गायब होने की वजह से टिंकू और उसके माता पिता बहुत दुखी थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि चोरी किसने किया। एक दिन फिर टिंकू ने उस गरीब आदमी को उस गांव से गुजरते हुए देखा और उसको उस गरीब आदमी पे पूरा शक होने लगा। तो वह अपने कुत्ते के साथ उसका पीछा करने लगा।
चल शेरू और तेज दौड़, इसका हम आज पीछा करेंगे और पता लगाएंगे ये आता कहाँ से है। लेकिन तभी वह चोर तेजी से दौड़ते हुए अपने सुरंग के अंदर कूद जाता है और उसको ऊपर से घास से ढक देता है। तभी टिंकू वहाँ तक दौड़ते हुए आता है और चारों ओर देखने लगता है। अरे यही था। चल बाहर निकल, कहाँ छुप गया है तू, बाहर निकल, ऐसा वह कहने लगा। थोड़ी देर तक खोजने के बाद कुत्ता एक जगह जाकर भौंकने लगा। तभी टिंकू की नज़र नीचे पड़ी और उसको पूरी बात समझ में आ गई। उसने पुलिस वाले को फ़ोन लगाया और कहने लगा, अंकल अंकल जल्दी आइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा केस है यहाँ पर। उसके बाद बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं। 2 पुलिस वाले उस सुरंग के अंदर कूद जाते हैं और अंदर जाके दौड़ के उस चोर को पकड़ने का पूरा कोशिश करने लगते हैं और बाकी पुलिस वाले ऊपर से सभी सुरंग के पास खड़े रहते हैं। उधर चोर दौड़ते दौड़ते दूसरे सुरंग से बाहर निकलने की सोच रहा था। लेकिन तभी टिंकू का कुत्ता घर से बहुत सारे पटाखे लेकर आता है और टिंकू सभी पटाखों को ले जाकर उस सुरंग के अंदर डाल देता है और उस पे आग लगाते ही सारे रॉकेट वाले पटाखे नीचे जाते हैं और उनको देख के वह चोर डर जाता है और दूसरी ओर भागने लगता है। वह चोर उस सुरंग के अंदर फंस जाता है और तभी 2 पुलिस वाले दौड़ते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और उस चोर को पकड़ लेते हैं। हाय दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है रामपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक विनोद नाम का आदमी रहता था। एक दिन वह शाम को सब्जियां लेने के लिए जंगल की ओर से शहर की ओर जा रहा था। तभी उसकी नज़र जंगल में एक पेड़ पे पड़ी और उसने देखा कि वहाँ पर एक बकरी चलते हुए पेड़ के अंदर घुस गई और उसको अच्छे से देखने के लिए वह फिर उस पेड़ के पास आया और वहाँ पर उसने देखा कि एक और बकरी उस पेड़ के अंदर जा रही है। उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद वह भी उस पेड़ के पास गया और उसके अंदर जाने लगा और वह भी उसके अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वह दूसरी तरफ एक जादुई दुनिया में आ निकला। वह एक जादुई दुनिया था और वहाँ पर चारों ओर बहुत सारा खजाना था। बहुत सारे हीरे सोने जैसे वस्तु थे वहाँ पर और वहाँ पर अजीब अजीब तरह की चमकने वाली चीज़ भी थी। वहाँ पर विनोद ने देखा कि एक राक्षस गुफा के ऊपर लटका हुआ है। विनोद उसके पास गया और कहने लगा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम गुफा के ऊपर कैसे लटक गए? मुझे बताओ जल्दी। तभी वह राक्षस बोला, देखो तुम मुझको आज़ाद कर दो, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। कुछ छोटे राक्षसों ने मेरे को यहाँ पर बांध के मेरा जादुई मटका लेकर भाग गए। देखो मुझको तुम पर विश्वास नहीं है, कहीं मैंने तुमको आज़ाद किया तो तुम मुझे खा ना जाओ। तभी वह राक्षस बोला, देखो तुम डरो मत, यहाँ से जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। उस पेड़ के द्वारा आए थे तुम, वापस वहाँ से नहीं जा सकते। अगर विश्वास नहीं होता तो देख लो जाकर। तभी विनोद उस पेड़ से वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास जाता है वह धक्का खा जाता है और नीचे गिर के सोचने लगता है, अरे ये तो सही कह रहा है, अब इसी को पता होगा मैं कैसे वापस जाऊंगा। फिर विनोद किसी तरीके से उस गुफा के ऊपर चढ़ जाता है और उस बड़े हरे राक्षस को छुड़ा देता है। इस तरह वह आज़ाद हो जाता है। फिर विनोद और वह हरा राक्षस दोनों आपस में मिलके एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से उस जादुई मटके को वापस लिया जाए। उधर वह छोटे छोटे राक्षस उस जादुई मटके का इस्तेमाल करके उसमें से बहुत सारा खाना निकाल रहे थे और बहुत स्टाइल से वहां पर डांस कर रहे थे। विनोद उस बड़े राक्षस के कंधे पे बैठ जाता है और उसके बाद वह दोनों उन छोटे राक्षस को जंगल में खोजने लगते हैं।
थोड़ी देर बाद वह वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके बाद वह हरा राक्षस आग लगा देता है और चारों ओर आग को देखकर वह छोटे राक्षस वहाँ से भागने लगते हैं और वह बड़ा राक्षस जल्दी से जाके वह मटका ले लेता है। उस बड़े राक्षस ने बोला, देखो तुमने मेरी सहायता की है, तुमको क्या चाहिए मुझे बताओ। तभी विनोद बोलता है, देखो वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक मोबाइल होता मेरे पास तो बहुत मज़ा आता। वह राक्षस विनोद को एक जादुई बीज देता है और उस बीज के बारे में पूरी बात बताकर उसको वापस अपने घर भेज देता है। विनोद अपने घर आकर अगले दिन उस बीज को बाकी पौधों के साथ अपने घर के पास लगा देता है। कुछ दिनों बाद वह पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है और विनोद वहाँ पर उस पेड़ के पास जाता है और राक्षस के बताए हुए मंत्र को बोलना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक मंत्र बोलने के बाद उस पेड़ पे बहुत सारे जादुई मोबाइल फ़ोन आ जाते हैं। यह सब देखकर विनोद बहुत खुश होता है और उसमें से अपना मनपसंद मोबाइल निकाल के उसका इस्तेमाल करने लगता है। इस तरह सब कुछ ठीक ठाक चलता है और गांव में किसी और को भी मोबाइल फ़ोन चाहिए होता तो विनोद उनको भी मोबाइल फ़ोन दे देता। इस तरह गांव वाले मोबाइल फ़ोन पाकर बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। उस जादुई पेड़ और मंत्र के बारे में पूरे गांव वालों को पता लग जाता है। उसी गांव में एक चमन नाम का आदमी रहता था। वह सोचता है कि अगर यह पेड़ मुझको मिल गया तो मोबाइल बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा मैं। उसी रात को वह उस जादुई पेड़ को चोरी करने का प्लान बना लेता है और वहाँ पर खुदाई करने वाला मशीन लेकर आता है और उस जादुई पेड़ को जड़ से ही उखाड़ लेता है और उस खुदाई करने वाली मशीन की मदद से उस पेड़ को अपने घर की ओर लेकर चला जाता है। अगले दिन वह उस पेड़ को अपने घर के पास लगा देता है और मंत्र बोलने लगता है। थोड़ी देर बाद उस पेड़ पे बहुत सारे मोबाइल फ़ोन लग जाते हैं और वह एकदम खुश होकर उस मोबाइल का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन जब भी वह कोई भी बटन दबाता और उस मोबाइल का इस्तेमाल करता तो उसमें से छैया छैया और धूम मचाले वाले रिंगटोन ही बजते हैं। उसको समझ में आ चुका था कि सिर्फ विनोद के मंत्र बोलने से ही यह फ़ोन चलेगा। इस तरह वह बहुत परेशान हो गया और अपना सर पटकने लगा और कुछ देर बाद वह वापस विनोद के पास गया और उससे माफ़ी मांगा और उसका जादुई पेड़ उसको वापस कर दिया।